Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल अंतिम टाइम पे आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारे बीच एक किसान नेता आए हुए हैं, एक हल्दर किसान यूनियन के प्रवक्ता आए हुए हैं। जानते हैं उनसे ही उनका परिचय कि क्या परिचय है, आज उनको यहाँ आना पड़ा, हमारे स्टूडियो आना पड़ा, क्या कारण रहा। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुधीर सिंह राघव है। मैं भारतीय हल्दर किसान यूनियन में एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मेरे को जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी को पूरी कोशिश करके किसानों के दुख और दर्द को मैं दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। जैसे कि आज किसानों के दुख दर्द की दूर करने की आप बात कर रहे हैं, आज डीएपी की मारामारी चल रही है। मतलब किसान डीएपी की लाइन लगा रहे हैं, उसके बाद भी डीएपी नहीं मिल रही, गेहूं की बुवाई का समय है, गेहूं का बीज नहीं प्राप्त हो रहा, इस पर क्या करें? देखिए, सरकार चाहे जितने भी वादे करे कि हम जीरो भ्रष्टाचार की नीति हमारी जीरो टॉलरेंस की है या जो भी है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें भूल गई हैं। आप लोग देखते हैं या जितने भी लोग हैं ऐसे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो बुआई का सीजन चल रहा है, डीएपी की बोरी लेने के लिए लोग 2 बजे से लाइन में हैं। महिलाएं लाइन में लगी हैं, बच्चे लाइन में लगे हैं, लोग लाइन में लगे हैं और कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसी भी घटनाएं देखी होंगी जहां पे डीएपी लेने के लिए लाठीचार्ज तक हुआ है। हमारे किसान भाइयों की पिटाई भी हुई है, जो बहुत ही निंदनीय है। मैं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसी स्थिति न आने दें, क्योंकि आप जिस तरीके से आपने अपने दरियादिली दिखाई है हम किसानों के लिए, लेकिन वहीं पे आपके जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं आपकी दरियादिली को पलीता लगाते हुए। सर, जैसे कि डीएपी की आपने बात कही, डीएपी में लाठियां चार्ज हुई है, जैसे हमारे एटा में ही, और ये डीएपी की मार हर साल होती है। क्या सरकार को मालूम नहीं कि डीएपी हर साल उनको जरूरत होती है और सरकार वादा करती है कि डीएपी हम पर भरपूर है, उसके बाद भी किसानों को लाठी खानी पड़ती है, लाइन लगानी पड़ती है 2-2 बजे से, क्या कारण रहता है? देखिए, आपने एटा की बात करी है तो मैं एटा में ही आपको बता दूं कि आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कई जगह ऐसे हमारे राजनेता दिखाई दिए थे जो रात में गाड़ियां भरवा भरवा के सब, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा सब। तो जब तक एक जैसे राजनेताओं को ऊपर से लेकर नहीं बसेंगे तब तक इस तरीके की स्थिति। सर, आप एटा की बात कर रहे हैं, राजनेता की बात कर रहे हैं, तो एटा की ही पे मैं आता हूँ। आज एटा की स्थिति क्या है, एटा शहर की स्थिति क्या है? देखिए, एटा शहर की स्थिति अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा खराब है और न बहुत ज्यादा अच्छी है। कुछ चीजें बदली भी हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता कि हमारे एटा का विकास, जिस स्पीड से, जिस गति से हमारे एटा शहर का विकास होना चाहिए वो अभी तक हमारा विकास नहीं हुआ है। आप देख रहे होंगे पड़ोस में ही बिल्कुल लगा हुआ जिला है हमारा काश्मीर। सर, एटा से ही निकला हुआ काश्मीर 2008 में, एटा से ही निकला हुआ काश्मीर है। आप हर मानक पर अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हर मानक पे काश्मीर, इसका सीधा श्रेय मैं अपने यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि मैं उनको देना चाहता हूँ। जितने भी हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो शासनिक हो प्रशासनिक, उनकी जिम्मेदारी होती है कि हम लोग जो काश्मीर हमारे एटा से अलग हुआ है वो आगे जा चुका है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। और अभी तो मैं तो ये कहूँगा कि एक कदम हम और पीछे जा चुके हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा निंदनीय बात है और शर्मनाक है। सर, आप बता रहे हैं कि एक कदम आज एटा से हम काश्मीर से पीछे चल रहे हैं। सौंदर्यीकरण की बात कही, सौंदर्यीकरण में भी आज काश्मीर आगे हमारा, क्या कारण है कि सौंदर्य आदेश हो जाते हैं और सौंदर्यीकरण नहीं होता? मेहता पार्क का आदेश हो चुका है, बजट पास हो चुका है, उसके बाद भी काम होते होते रुक जाते हैं। देखिए, एक मेहता पार्क नहीं है सर, मैं एक एक करके आपको गिनाने की बात करता हूँ।
देखिए, मेहता पार्क का बजट हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं फेल्योर किसका? फेल्योर हमारे प्रशासन का है, हमारे राजनेताओं का है, उन्होंने उसको और जो भी कारण रहे। इसके अलावा आप देखिए, रेलवे लाइन के पास में एक वीरांगना अवंती का एक पार्क हुआ करता था, जहाँ पे शहर के गरमा के लोग जाके वहाँ बैठते थे, बड़ा अच्छा होता। आज भी गेट में अगर आप जाकर देखेंगे वहाँ पे ये लगता ही नहीं है कि वहाँ पे इस तरीके का कोई पार्क था। आज पानी भरा हुआ है, पेड़ रूप सब कट चुके हैं, पूरी बाउंड्री बाल खत्म हो चुकी है और पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। वीरांगना भाई वनचेतना केंद्र की जो बात कर रहे हैं आप, आज वहाँ कुछ नहीं है, लोगों का घरों के नालियों में पानी आता है। बिल्कुल, वहाँ पे आप देखेंगे, आप 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू आती है वहाँ पे, वो इतना बुरा हाल है, कैसे पर पैदल भी नहीं निकल सकते, वहाँ लोग पैदल निकलने से भी डरते हैं। सर मैं इसमें जो अवंती बाई की, वीरांगना अवंती बाई जी की जो प्रतिमा लगी हुई है उस पर भी विचार डालूंगा, डालूंगा कि आज प्रतिमा लगा दी गई, उसकी कोई देख रेख नहीं हो रही। देखिए, ये इतना निंदनीय प्रश्न है कि वीरांगना अवंती बाई ने हमारे देश के लिए क्या बलिदान दिया था। उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए और आज उनकी जो दुर्दशा है ये कहीं ना कहीं पीड़ादायक है। और मैं हमारे जितने भी माननीय चाहे विधायक जी हो, सांसद जी हो, या जो भी है, जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि कम से कम उस ऐसी वीरांगना का कम से कम इतना कर दें, उसको एक उचित सम्मान दें, उसको अच्छे से कहीं ले जाके स्थापित करें। अगर वहाँ नहीं कर पा रहे तो कोई और स्थान दे दें, जिससे कि उनकी प्रतिमा का और हम आगे आने वाले बच्चों को वीरांगना अवंती बाई के बारे में बता सकें। इन्होंने ये किया। सर मैं इसी के साथ एक नजर और आपकी डालूंगा कि अभी महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा लगाई गई है, उसका भी आज कोई सौंदर्यीकरण नहीं, केवल प्रतिमा लगाने के बाद आज वो वीरान पड़ा है, उसकी कोई देख रेख नहीं है। क्या समाज केवल प्रतिमा लगाने के लिए होता है, उसकी देखरेख करने के लिए उत्तरदायित्व नहीं है उसका? बिल्कुल उत्तरदायित्व है। और आप महाराणा प्रताप जी की जो शहीद स्तर पर प्रतिमा है उसके बराबर में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे डंपिंग यार्ड बना के रख रखा है गाड़ियां वालों ने, और वहाँ पे जो कूड़ा करकट इतना भर दिया जा रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। और वहाँ से आप जब भी निकलेंगे तो धुआं ही धुआं निकलता रहता है, कहीं ना कहीं आग लगी होती है, वहाँ से धुआं निकलता रहता है। और वहाँ पे महाराणा प्रताप जैसे व्यक्तित्व को मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि इस तरीके के परिवेश में रहना पड़ रहा है, जो बहुत ही मुश्किल है। सर आप कूड़े और गंदगी की बात कर रहे हैं, आज एटा में आप जहाँ देखेंगे वहाँ कूड़ा दिखाई देता है। आप फौजी पेट्रोल टंकी के सामने देख लीजिए, आप तहसील के सामने देख लीजिए, अंदर कई ऐसी जगह हैं जहाँ कूड़ा दिखाई दे रहा है। उसके बाद भी सौंदर्यीकरण की बात नहीं हो रही, क्या कारण है? क्या सौंदर्य एटा सबसे पिछड़ों में गिना जा रहा है? देखिए, सौंदर्यीकरण की तो बात करना ही बेकार है, जहाँ पे जिस शहर में सफाई तक ना हो पा रही, जिस नगर पालिका को मैं अपने शब्दों में अगर कहूँ कि नरक पालिका बन चुकी है, तो वहां पे आप क्या सौंदर्यीकरण की बात? ये तो हमारे जनप्रतिनिधियों को शर्म आनी चाहिए कि जहां पे सौंदर्यीकरण होना चाहिए वहां सफाई तक नहीं है। कम से कम सफाई कर दो जाके, जिससे कि लोगों को लगे कि आपने कुछ काम किया है। सर आप नगर पालिका की बात कर रहे हैं, यहाँ शौचालय बना दिए गए थे, सुलभ शौचालय, आज उनके छज्जे गिर रहे हैं, चौखटें चोरी हो रही हैं, और उन लोगों के नाम लिख दिए गए हैं उस पर देख रेख पे कार्यकर्ताओं के, जो वहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। ये हालात आपको पता है क्या है? जब कहीं किसी निर्माण में जब भी टेंडर प्रक्रिया होती है और वहाँ कमीशनबाजी होती है, तो आप उसका अंजाम आप खुद ही समझ सकते हो। मेरे मुंह से मत निकलवाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं किसी के खिलाफ बोलूं, क्योंकि मेरे लिए सभी लोग। सर ये जो आपने कमीशन वाली बात कही है, इस पर अभी मैं फिर एक रोशनी डालूंगा कि अभी एक सभासद ने इस्तीफे की बात की है, इस्तीफा दिया है, उन्होंने कमीशन की बात की। पहले बोले कि इससे पहले जो लगता था वो 28% लगता है, अब 47-48% कमीशन लग रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं ये हुआ होगा, तभी वो इस्तीफा दे रहे हैं, या इस तरीके की जो भी घटनाएं या ये विरोधाभास जब आया है, कहीं ना कुछ रहा है, क्योंकि जब तक आग नहीं होगी तब तक धुआं नहीं। सर जब तक आग नहीं होगी धुआं नहीं उठेगा। आप सौंदर्यीकरण, जबकि लोग ज्ञापन दे रहे हैं, आज
हाथी दरवाजे को ले लीजिए, विरासत है हमारा एटा की, घंटाघर विरासत है, शहीद पार्क विरासत है, मेहता पार्क विरासत है। क्योंकि आदमियों को हमारे यहाँ के बड़े बूढ़े हैं, वो कहाँ टहलने जाए, कहाँ घूमे, वो पास में एटा के बीच पड़ता है मेहता पार्क, उसका भी आज दुर्दशा इतनी बेकार हो रही है कि हम बयान नहीं कर सकते। देखिए, शहर की अगर बात करें तो शहर को स्वच्छ रखने की और गंदगी साफ करने की या टहलने के लिए यार्ड बनाने की या कोई पार्क बनाने की, ये जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है। और मैं नगर पालिका चेयरमैन जो भी है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि एक ऐसी कार्य योजना आप बनाएं और उस कार्य योजना को बनाकर और उसको अमल में लाकर आप इस तरीके के काम करें जिससे कि लोग आपको याद रखें कि हाँ, कोई चेयरमैन हुए थे या कोई चेयरमैन हुई थी जिन्होंने हमारे लिए ये काम किया है। सर, आपने नगर पालिका को नगर पालिका का नाम दिया है, वो क्या कारण था, क्यों दिया है? देखिए, बार बार मेरे मुंह से अभी आपने देखा होगा कि नरक ही निकल रहा है। जी सर, क्योंकि अब तक जो देखा है ना, वो नरक ही देखा है, इसीलिए वो नरक पालिका ही मुंह से निकल रहा है। मैं चाहता हूँ हमारे जो भी चेयरमैन साहब हैं, हमारी चेयरमैन साहिबा है, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ऐसी कोई कार्य योजना लेके आए और ये नरक पालिका से नगर पालिका। सर, क्या कार्य योजना लाई है? क्योंकि एटा में कोई भी ऐसा पर्यटक स्थल नहीं है जहाँ लोग आके देखें। एक कैलाश मंदिर है, उसके लगा हुआ तालाब है, आज उसकी भी दुर्दशा बेकार है, लगी हुई एक धर्मशाला है, उसकी भी दुर्दशा बेकार है। क्या किया जाए कि आज उसकी सुंदरता पे विचार किए? देखिए, ये तो हमारे जनप्रतिनिधि ही तय करेंगे और उनको इस तरीके के काम करने चाहिए। सर, आप भी एक जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, आपको एक प्रवक्ता चुना गया है, एक राष्ट्रीय पार्टी ने प्रवक्ता चुना है, क्या आपकी लायबिलिटी नहीं बनती कि एटा के लिए आप कुछ करें? देखिए, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं जी कि मैं किसी राजनीतिक दल का मैं जो किसान यूनियन की तरफ से हर किसान यूनियन के प्रवक्ता की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, कार्य योजना हमारे प्रतिनिधि जी बनाए और जहां हम लोगों की जरूरत पड़े हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा तैयार रहे हैं। जहां भी बताइए हम उनके साथ। सर, आप किसानों की आवाज उठाते हैं, आप एटा के रहने वाले हैं, एटा में आपका जन्म हुआ होगा, क्या आपकी लायबिलिटी नहीं बनती आपकी आवाज उठाने की कि एटा के लिए भी आपकी आवाज उठाई जाए? बिल्कुल, पूरी लायबिलिटी बनती है, हमारे पूरी जिम्मेदारी बनती है कि एटा को स्वच्छ और साफ रखना और एटा को एक बड़े मानक तक ले जाना, ये हमारी ही नहीं सभी की लायबिलिटी बनती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः फिर एक बात कहना चाहता हूँ कि जो जनता है, उस जनता के हितों का जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आप एक अच्छे प्रतिनिधि नहीं बन सकते। और ये 5 साल का खेल होता है, 5 साल बाद फिर नया आएगा, 5 साल बाद फिर नया आएगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी को एक इनिशिएट लेना पड़ेगा और इनिशिएट जो लेगा वही कुछ करा सकता है, अदरवाइज आया गया राम वाली स्थिति से कुछ नहीं होगा। देखिए, ये थे आज हमारे साथ राघव जी, जिन्होंने नगर पालिका को नरक पालिका तक कह दिया। उसके बाद भी अगर नगर पालिका अपना कार्य बखूबी नहीं करती तो ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक बात होगी। मैं अमित कुमार